जनता के वोटों की कृपा पाने के लिए नेता जितने मुंह उतनी बातें कर रहे हैं। ऐसा ही एक मुद्दा उत्तर प्रदेश में अपराध का है, जहां आज आपको पता चलेगा क्या प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में अपराध के मुद्दे पर गलत बयानबाजी कर रहे हैं। क्या बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आंकड़ों को तोड़ मोड़ कर वोट मांग रहे हैं। सियासी भाषणों के लाई डिटेक्टर टेस्ट में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का चुनावी रैली में किया गया ये दावा आप सुनिए। एक दिन में उत्तर प्रदेश में 24 मां बेटियों पर बलात्कार होता है। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 21 मां बेटियों पर बलात्कार करने का प्रयास होता है। हर रोज उत्तर प्रदेश में हर रोज 24 बलात्कार होते हैं, रेप होते हैं, 21 बलात्कार के प्रयास होते हैं। अब बारी थी उन बयानों का सच पता करने की। आपको बता दें कि देश में हुए अपराधों का संपूर्ण और विश्वसनीय डेटा जारी करने वाली संस्था नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, जो केंद्र सरकार के अधीन है। ये राज्यों में दर्ज क्राइम के हर मामलों को इकट्ठा कर देश में हुए एक एक अपराध का आंकड़ा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ही हर साल जारी करता है। तो क्या अमित शाह और प्रधानमंत्री ने इसी सरकारी एजेंसी के आंकड़ों के आधार पर विरोधियों को घेरा है? ये पता करने के लिए हम सबसे पहले बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन से मिले। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को ये पार्टी अध्यक्ष की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि हम जो भी आंकड़े दें वो कसौटी पर कसा जाए तो सच हो। हम लोग तो नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा देते हैं। शाहनवाज हुसैन ने ये बात हमें कंफर्म कर दी कि चाहे बीजेपी के प्रवक्ता हों या पार्टी अध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री, अपराध के मुद्दे पर वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों को ही आधार बनाकर रैलियों में विरोधियों पर वार करते हैं। लेकिन जो बयान आपने पहले सुने वो इस आधार पर सच नहीं बैठते, क्योंकि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो अपराध दर को प्रति 1 लाख लोगों पर दर्ज करती है, न कि प्रतिदिन कितना अपराध हुआ इस आधार पर। फिर क्यों प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में रोज बलात्कार के 24 मामलों की बात कहते हैं? किस आधार पर प्रतिदिन यूपी में 21 रेप के प्रयासों की बात नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कही? उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सचमुच एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन क्या इसका मतलब ये हो जाता है कि आंकड़ों की हेराफेरी कर जनता से वोट मांगा जाए? अगर यूपी में पूरे साल हुए बलात्कार के मामलों को 365 दिनों के हिसाब में बांटकर उसे प्रतिदिन के खाते में भी डाला जाए, तो जो दावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह यूपी में रेप के मामलों में कर रहे हैं, वो सच से कोसों दूर नजर आता है। प्रधानमंत्री का दावा है कि यूपी में रोज 24 बलात्कार होते हैं, जबकि केंद्र की ही एजेंसी एनसीआरबी के मुताबिक यूपी में 2015 में बलात्कार के 3025 केस दर्ज हुए, यानी करीब 8 बलात्कार प्रतिदिन। यानी प्रधानमंत्री अपने चुनावी भाषण में यूपी में रेप की प्रतिदिन वारदात को 3 गुना ज्यादा बढ़ाकर बता रहे हैं। इसी तरह मोदी अमित शाह का दावा है कि यूपी में रोज बलात्कार की कोशिश के 21 मामले होते हैं, लेकिन एनसीआरबी के मुताबिक यूपी में 2015 में 422 ऐसे मामले दर्ज हुए। यानी सरकारी आंकड़ा कहता है कि उत्तर प्रदेश में रोज रेप के प्रयास का करीब 1 मामला ही हुआ। तो फिर इसका मतलब हुआ कि प्रधानमंत्री और अमित शाह चुनावी भाषण के दौरान यूपी में रेप के प्रयासों की प्रतिदिन वारदात को 21 गुना बढ़ाकर जनता से वोट मांग रहे हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान सुनिए जहां उत्तर प्रदेश में कत्ल के मामलों पर आंकड़े सुनाकर वोट मांगा गया। इन आंकड़ों का लाई डिटेक्टर टेस्ट करें, उससे पहले बयान सुनिए। एक दिन में 13 हत्याएं, एक दिन में 33 अपहरण होते हैं, एक दिन में उत्तर प्रदेश में 19 दंगे होते हैं। और जब
प्रधानमंत्री के इस बयान का सच हमने जाना तो पता चलता है कि 2015 में कत्ल की वारदातों पर अपराध की दर के हिसाब से देश में 22वें नंबर पर था उत्तर प्रदेश। 2015 में अपहरण की वारदातों में 19 राज्य उत्तर प्रदेश से ज्यादा बदनाम रहे। 2015 में दंगों की वारदातों की दर यूपी से ज्यादा 16 और दूसरे राज्यों में थी। ये बात सही है कि अपराध हुआ है, लेकिन अपराध के उन आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर, तोड़ मरोड़ कर पेश करना और फिर उसे भावनात्मक रूप देकर वोट बटोरने की कोशिश करना, ये कितना सही है? इस तरह के नेता सिर्फ एक दल में नहीं बल्कि तमाम पार्टियों में पाए जाते हैं। कुछ और लोगों के भी लाई डिटेक्टर टेस्ट होंगे हमारी अगली रिपोर्ट में। हमारी इस रिपोर्ट में आपने दो आंकड़े देखे कि 21 अटेम्प्ट टू रेप का आंकड़ा था जो दावा किया गया प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की तरफ से भाषणों में अटेम्प्ट टू रेप का 21 रोज का दावा, जबकि 24 बलात्कार का दावा। ये दो आंकड़े आपने हमारी रिपोर्ट में देखे। वोट के लिए झूठ बोलने वाले नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये आज का सवाल। एबीपी न्यूज की राय से अगर आप सहमत हैं तो अभी फोन उठाइए और 8080740000 पर मिस कॉल दीजिए। वैसे देश में सियासत इस बात का फायदा उठाती है कि कैसे किसी सच को आंकड़ों के अंधेरे में रखकर उसे अपने हिसाब से वोटों के मुनाफे का जरिया बना लिया जाए। देश में ऐसी ही सियासत का आज हमने आपके लिए सच से सामना कराया है, जिसमें डिंपल यादव से लेकर प्रियंका गांधी तक और राहुल गांधी से लेकर आजम खान और केजरीवाल तक की गुमराह करने वाली राजनीति शामिल है। विपक्षी दलों के बहुत सारे हेलीकॉप्टर 16 और न जाने कितने हवाई जहाज हमारे उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। केंद्र से मंत्री लोग आ रहे हैं। 2 दिन पहले डिंपल यादव ने मोदी सरकार के मंत्रियों के प्रचार में हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल की बात करते हुए वार इसलिए किया था क्योंकि नरेंद्र मोदी ने समाजवादी परिवार की कारों पर सवाल उठाया था। आधार थी मुलायम के दूसरे बेटे प्रतीक की 5 करोड़ वाली लैम्बोर्गिनी कार। यहाँ सीधी सी बात जबकि यह है कि विरोधी अगर हेलीकॉप्टर से प्रचार कर रहे हैं तो उसे उनका किराया देना होगा, लेकिन उसकी तुलना समाजवादियों की 5 करोड़ की कार से करके क्या डिंपल मतदाता को भ्रम में नहीं डाल रही हैं? भ्रम का मायाजाल फैलाकर जनता को वोट के लिए गफलत में डालने वाली ऐसी सियासत कांग्रेस भी कर रही है। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, अमेठी का क्या विकास हुआ था? अमेठी के जन जन से पूछिए, अमेठी का एक एक बात आपको बताएगा कि जब आप प्रधानमंत्री होते हैं किस तरह से आप विकास कर सकते हैं। बिल्कुल विकास हुआ, लेकिन राजीव गांधी के वक्त हुआ होगा, क्योंकि 2 दशक में क्या हुआ ये प्रियंका छिपा लेती हैं। उनके भाई और मां के संसदीय क्षेत्र में दर्जनों औद्योगिक इकाइयां अब खंडहर में बदल चुकी हैं। हजारों करोड़ की योजनाएं रायबरेली अमेठी में अब भी शुरुआत का इंतजार ही कर रही हैं। जैसे प्रियंका सच छिपा ले गई, उसी तरह उनके भाई भी हैं जिन्होंने सरकार को घेरने के नाम पर ऐसा खुलासा करने की बात कही जिससे भूकंप आने का दावा भी था। लेकिन क्या हुआ ये बताएं, उससे पहले बयान सुनिए। 6 महीने में 9 बार सहारा के लोगों ने अपनी डायरी में लिखा है कि हमने नरेंद्र मोदी जी को पैसा दिया है। राहुल गांधी ने जनता को इस खुलासे के नाम पर बरगलाया ही कहेंगे, क्योंकि जिस कागज के आधार पर राहुल गांधी खुलासा करने का दावा करते हैं उसे प्रशांत भूषण ने जब सुप्रीम कोर्ट में पेश किया था तो अदालत ने जांच के लायक भी नहीं माना था। बयानों का ऐसा ही भ्रमजाल फैलाकर अपना काम बनाने और जनता का काम लगाने की महारत आजम खान को भी हासिल है। जरा उनका एक बयान सुनिए। वो जिक्र चला कि ये मुसलमानों के बच्चे बहुत होते हैं। अरे भाई काम नहीं है तो और क्या करें? 2 नौकरी, कारोबार कराओ, बच्चे भी कम हो जाएंगे। और जोश में आके बोले हम भी बच्चे पैदा करेंगे। अरे मैंने कहा ये नुस्खा भी हमसे ही लेके जाओ, ये भी नहीं लेते। मुस्लिम वोटर को बरगलाने वाला बेसिर पैर का बयान देकर
वोट और तालियां बटोरने वाले आजम खान उसी सरकार के मंत्री हैं जो ना तो मुस्लिम नौजवानों को पूरा रोजगार दे पाई और ना ही बेरोजगारी भत्ता देने में पूरी तरह कामयाब हुई। बयानों की ऐसी बाजीगरी तो सियासत में खुद को सत्यता का शो करने वाले केजरीवाल भी करते हैं, जिनके दावे उन्हीं के पुराने साथी योगेंद्र यादव खोलते हैं। केजरीवाल का दावा था कि उनके पहले बजट में शिक्षा का बजट 106% बढ़ाकर डबल कर दिया, लेकिन योगेंद्र यादव का आरोप है कि शिक्षा बजट में नियोजित अंश 106% बढ़ाया गया था और खर्च सिर्फ 37% ही हुआ था। कुल मिलाकर कहानी यही है कि देश में नेता अपने पूरे फायदे के लिए आधा सच जनता के सामने बोलते हैं। तो नेताओं की सच को अपने फायदे के मुताबिक स्वादानुसार लेकर सियासत करने की सोच की घंटी कैसे बजेगी? क्या इसके लिए कोई नियम देश में नहीं है? इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह निकले। एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह जब चुनाव आयोग के पूर्व पर्यवेक्षक केजे राव के पास पहुंचे तो उन्होंने हमें दिखाया कैसे चुनाव आदर्श आचार संहिता में लिखा गया है कि किसी भी पार्टी और कार्यकर्ता की आलोचना झूठे आरोपों और बेबुनियाद आंकड़ों के आधार पर नहीं कर सकते। इसके बाद चुनाव आचार संहिता को बेहद करीब से समझने वाले केजे राव ने हमें इस पूरे नियम का मतलब भी समझाया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में क्लियरली कहा हुआ कि जो ऑन रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड पर जो है वो उसका बारे में दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को क्रिटिसाइज कर सकता है। पॉलिटिकल पार्टी इन पावर या पावर में नहीं है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। इसमें केयरफुल होना चाहिए कि कोई भी बेसिस होना चाहिए उसको करने के लिए। उसका मतलब ये सच है क्या नहीं है, उसका पास ऑथेंटिसिटी होना चाहिए, तब जाके वो क्रिटिसाइज कर सकता है। नहीं है तो करना नहीं चाहिए। अब सवाल था कि अगर नेता झूठे आंकड़े देकर वोट हासिल करने की कोशिश करते हैं तो क्या कार्रवाई हो सकती है? एलिगेशन जो है सही है और पॉलिटिकल पार्टी ने रीजनेबली इसका जो है ना एक्शन नहीं लिया है तो इलेक्शन कमीशन को ये पावर है नोटिस वगैरह इशू करने के बाद और हियरिंग करने के बाद उस पार्टी का रिकग्निशन है वो पूरा जब्त कर सकता है या उसको जो है परमानेंटली भी खत्म कर सकता है। मतलब ये कि चुनाव आयोग चाहे तो देश में गुमराह करने वाली राजनीति को बढ़ावा दे रहे दलों की मान्यता तक रद्द कर सकता है, उन्हें चुनाव लड़ने से रोक सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसे सभी नियमों को तोड़कर वोट हासिल करने की सियासत देश में जारी है। एक बेहद दिलचस्प आंकड़ा यहां बताते हैं आपको, क्योंकि नेताओं की झूठ बोलने की आदत सिर्फ हमारे देश में ही नहीं है बल्कि विदेश में भी है। अमेरिका में तो बाकायदा नेता जनता के बीच दिए गए बयानों को लंबे वक्त तक सुना गया और उनमें कितने झूठ हैं इस आधार पर एक रिजल्ट निकाला गया तो पता चला कि अमेरिका के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी से उम्मीदवारी की रेस में बने रहे बेन कार्सन 84% झूठ बोलने के साथ सबसे ऊपर रहे। इसके बाद ट्रंप का नंबर आता है जिनके करीब 70 बयानों की जांच हुई तो पता चला कि 76% उन्होंने झूठ बोला। हिलरी क्लिंटन के 140 बयानों की जांच के आधार पर रिजल्ट निकला कि उन्होंने 28% झूठ बोला। तो ओबामा के बयानों के आधार पर भी 26% असत्य पाए गए। 2007 से हो रही इस रिसर्च में बिल क्लिंटन के बयानों को भी खंगाला गया जिनके 24% बयान सच्चे नहीं निकले। यानी देश हो या विदेश, नेताओं को तो झूठ पसंद है, लेकिन ऐसा झूठ उनका फायदा करा सकता है, जनता का कभी नहीं। आगे बढ़ते हैं। जम्मू में 6 साल से अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों को खुफिया एजेंसियों ने देश के लिए खतरा बताया था। इस मुद्दे पर हम पिछले 2 हफ्ते से लगातार घंटी बजा रहे हैं और हमारी खबर से इस मुद्दे पर अब दूसरा बड़ा इंपैक्ट हुआ है। क्या है वो? घंटी बजाओ की ये फॉलो अप रिपोर्ट देखिए। हम खबर को दिखाकर भूल नहीं जाते, हम खबर को कभी बीच में नहीं छोड़ते, अंजाम तक हर खबर का पीछा करता है एबीपी न्यूज। हमारी खबर ने पहले जम्मू में रोहिंग्या मुद्दे को गरमाया और अब तोड़ दी है जम्मू कश्मीर सरकार की नींद। जम्मू कश्मीर सरकार ने ऐसे 4 एनजीओ यानी गैर सरकारी संस्थाओं के खिलाफ जांच शुरू कर दी है जो जम्मू में रोहिंग्या मुसलमानों की मदद में जुटे हैं।
ये एनजीओ है सखावत, SR इंस्टीट्यूट, सेव द चिल्ड्रन और दाजी। जांच इस बात की हो रही है कि ये चारों एनजीओ किस मकसद से रोहिंग्या मुसलमानों की मदद कर रहे हैं और उन्हें फंडिंग कहां से हो रही है। जो देशद्रोह को बढ़ावा दे रहे हैं, इनके अगेंस्ट सख्त कार्रवाई की जाएगी। रोहिंग्या मुद्दे पर रणनीति बनाने के लिए जम्मू बीजेपी ने कल बीजेपी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बुलाया है। आपको याद होगा 3 फरवरी को हमने इस मुद्दे पर घंटी बजाई थी, जिसके बाद पैंथर्स पार्टी ने रोहिंग्या मुसलमानों को जम्मू कश्मीर से बाहर करने की मांग उठाई थी। हमने मंगलवार को अपने इसी शो में भड़काकर सत्ता पाने वाले नेताओं की भी घंटी बजाई थी और इस पर आप लोगों के ढेरों वीडियो संदेश हमें मिले हैं, जिनमें से कुछ के वीडियो संदेश आप भी सुनिए। इस तरह की भाषणबाजी, बयानबाजी एक बिल्कुल पूरी तरह से चुनावी मुद्दा है और ऐसा ये लोग इसलिए करते हैं जिससे कि जनता का ध्यान को आकर्षित किया जाए और इनको किसी भी तरह से गुमराह करके हमारे मत का यूज करना चाहते हैं। एबीपी न्यूज का घंटी बजाओ कार्यक्रम एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और इससे जनता को बहुत जल्दी जागरूक किया जा सकता है, ताकि ऐसे गुंडा तत्व जो पार्टियों में घुस जाते हैं उससे जनता जागरूक हो। जो भी भड़काऊ बयान दे रहे हैं उन्हें जेल में डाल देना चाहिए। ये तो चुनाव आयोग को चाहिए कि उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दें ताकि वो आगे से ऐसा बयान ना दे पाए। तो भाषण देने वाले नेताओं को पार्टी से बाहर कर देना चाहिए।